हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई, कैसे अंग्रेज़ों ने भारत को लूटने की जो प्रक्रिया थी, किस तरह से इनडायरेक्टली पैसे जो है वो भारत से ब्रिटेन में जाते थे। तो अगर हम इस इनडायरेक्ट तरीके की बात करें तो वो था जैसे कि जो सैलरीज़ के रूप में, या फिर और हम कहें जो नॉन विजिबल तरीका था उसके रूप में किस तरह से भारत से वेल्थ जा रही थी ब्रिटेन की तरफ। ओके, तो अब हम अगर बात करें, आगे बढ़ें, तो अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म के बारे में, जो कि दी गई थी। एक हाइपोथेसिस कह सकते हैं हम, ये जिसके द्वारा दी गई थी वो एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे जिनका नाम था आर पाल्मे दत्त। ओके, ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे। तो इन्होंने जो थ्योरी दी वो भी घुमा फिरा के यही है, इसको हम ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कह सकते हैं। ओके, तो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में कहा कि तीन अलग अलग प्रकार की स्टेजेस होती हैं कॉलोनियलिज्म की। ओके, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कॉलोनियलिज्म जो है एक आइडियोलॉजी है और प्रोसेस जो है वो है कॉलोनाइजेशन। तो इन्होंने कहा कि तीन स्टेजेस में कॉलोनियलिज्म होता है भारत के अंदर। तो पहला जो फेज़ है उसको इन्होंने नाम दिया मर्केंटाइल फेज़। ओके, मर्केंटाइल फेज़ ये था 1757 से लेकर के लगभग 1813 के समय तक। तो इसकी जो शुरुआत है मर्केंटाइल फेज़ की, इसकी शुरुआत लगभग 1757 से होगी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल पावर आनी शुरू हो जाएगी। तो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ट्रेड में ये लोग मोनोपोली हासिल करें, और ये इस समय बाकी प्लंडरिंग वगैरह भी करते थे। तो ये ट्रेड में मोनोपोली हासिल करना चाहते थे, अपने कॉमर्शियल और ट्रेड इंटरेस्ट पर ये लोग फोकस करना चाहते थे। तो इस चीज़ के लिए इन लोगों की कोशिश इस समय पर होगी, एक तो एलिमिनेट करना चाहेंगे ये, एलिमिनेटिंग द यूरोपियन पावर्स, अदर यूरोपियन पावर्स। ओके, जैसे कि फ्रेंच हो गए, है ना, पुर्तगीज़ हो गए। तो इस समय जो बाकी यूरोपियन पावर्स थी भारत के अंदर, ये उन लोगों को एलिमिनेट करना चाहते थे। बाकी ये ऐसे नेटिव रूलर्स को एलिमिनेट करना चाहते थे जो इनके रास्ते का रोड़ा बन रहे थे, जो इनके रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो इस समय अपनी ट्रेड को और स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कई चार्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए इस दौर में। ओके, तो चार्टर्स और राइट्स कई सारे इशू किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इन लोगों ने भारत के अंदर अपना बेस जो है उसको फैलाना शुरू किया, इंडियन टेरिटरीज़ को कंट्रोल करके, उनके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करके। बाकी कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया इनके एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर इस समय में। ओके, फिर जो फेज़ टू है कोलोनियलिज्म का, ओके सॉरी माय बैड, फेज़ टू ऑफ कोलोनियलिज्म अकॉर्डिंग टू आर पाल्मे दत्त। ओके, अकॉर्डिंग टू आर पाल्मे दत्त, फेज़ टू जो इन्होंने कहा वो है इंडस्ट्रियल फेज़। इंडस्ट्रियल फेज़, और ये था 1813 से लेकर के 1860 के समय तक। तो इसमें जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी की अप्रोच में हमें चेंज दिखाई देगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सोचने लगेगी। देखो, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दुकानदार और इंडस्ट्रियलिस्ट के अप्रोच में फ़र्क होता है ना। पहले जो था वो मर्केंटाइल फेज़ था, अब इंडस्ट्रियल फेज़ है। एक जो दुकानदार है, एक सिंपल ट्रेडर है, उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है, यही कि एक दो दुकानें खोल दूँ,
एक दो नई दुकानें खोल दूँ, यहाँ पे एक बच्चे को रख दूँ, वहाँ पे दूसरे बच्चे को रख दूँ, वो बेचता रहेगा सामान, है ना। तो उस टाइप की सोच थी, जबकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच होगी कि मुझे सप्लाई चेन को और स्मूथ बनाना है, रॉ मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, मार्केट एक्सेस को बढ़ाना है। तो इस तरह से, तो इस दौर में अब क्या होगा कि 1813 के पीरियड के बाद अब जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगी, ओके, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगी, तो उस वजह से अब वहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल एंड डिमांड फॉर मार्केट। उनको अब मार्केट तो ऑब्वियसली चाहिए ही होगा अपने फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की अप्रोच में चेंज दिखाई देगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पर इंग्लैंड में एक कैपिटलिस्ट क्लास की डेवलपमेंट हो रही थी, एक नई क्लास उभर के आ रही थी, है ना। तो वो लोग जो है वो रिफॉर्म चाहते थे, वो चाहते थे कि आपने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली क्यों रखी है, हमें भी ट्रेड करने दीजिए ईस्ट में, है ना। आप हमारे लिए भी मार्केट को खोलिए, है ना, हमारे लिए आप और ज़्यादा रॉ मटेरियल का एक्सेस प्रोवाइड कीजिए। तो ये डिमांड उठने लगी वहाँ पर। उन लोगों ने क्रिटिकल एटीट्यूड दिखाया टुवर्ड्स द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की, आपने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने का अधिकार क्यों दिया हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया अपनी सरकार के ऊपर, ब्रिटेन की सरकार के ऊपर। तो इस प्रेशर के बाद ब्रिटेन की सरकार ने भी फिर इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ओके, दे इंट्रोड्यूस्ड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म की गई, सिवाय के ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ दो चीज़ों में मोनोपोली थी, वो थी एक तो चाय के व्यापार में और दूसरी थी चाइना के साथ ट्रेड करने में। तो इस तरह से फिर अब इस चार्टर एक्ट के द्वारा एफर्ट क्रिएट किए गए टूवर्ड एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को रॉ मटेरियल का एक ग्रेट सोर्स बनाया गया। और ऑब्वियसली अब रॉ मटेरियल जब ये भारत से ले जाएंगे, उसके बाद इंडिया को ये इंग्लैंड में बनाए गए फिनिश्ड गुड्स की मार्केट के लिए यूज़ करेंगे। पहले भारत से रॉ मटेरियल ले जाएंगे, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ में इसको प्रोसेस करेंगे और फिर वापस इंडिया में आकर के बेच देंगे इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें हो रही थी फेज़ 2 में, जो कि था इंडस्ट्रियल फेज़, ओके। तो इस फेज़ में ये लोग फ्री ट्रेड शुरू कर देंगे, यूनिलेटरल फ्री ट्रेड शुरू कर देंगे। इंडियन इकोनॉमी को जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ओके। तो साथ ही साथ कई न्यू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस भी देखने को मिलेंगी। बाकी इस समय इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि फ्री ट्रेड करें, ये एक तरफ से यूनिलैटरल फ्री ट्रेड, यानी कि भारत में अपने इंग्लैंड में बने हुए गुड्स भारत में भेजें, है ना, वो भी बिना ज़ीरो ड्यूटी के। तो फिर बाकी मेन चीज़ तो फ़िलहाल इसमें यही थी। बाकी थोड़े बहुत जुडिशियल सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे इस दौरान, और पॉलिटिकल सिस्टम में भी थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इस सेकंड फेज़ के अंदर। बाकी ये कोशिश करेंगे कि भारत के सोशल स्ट्रक्चर को भी इंग्लिसाइज करें, ओके। तो भारत के सोशल स्ट्रक्चर को ये एंग्लिसाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको ब्रिटिश गुड बनाने हैं, ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो भारत के अंदर बेचने हैं, तो मार्केट में जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनका टेस्ट भी तो वैसा ही डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए अब धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू ये भारतीय लोगों को एंग्लिसाइज करने की कोशिश भी करेंगे। तो इस तरह से अब ब्रिटिश रूल जो है वो कंसोलिडेट भी होने लगेगा भारत के अंदर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है थोड़ा प्रॉपरली डेवलप होने लगेगा उनका, और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे डेवलप करेंगे प्रॉपरली अप टू 1858, ठीक है।
बाकी सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट भी होगा ही, क्योंकि अभी धीरे धीरे एजुकेशन देने की शुरुआत भी करेंगे इंडिया के अंदर, इनकी सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन देने की शुरुआत होगी अब। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिलेगा हमें इस समय में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखने को मिलेगी, और तो और साथ ही साथ इस समय में अब शुरुआत होगी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को डेवलप करने की भी, रेलवेज, टेलीग्राफ्स, पोस्ट वगैरह को की शुरुआत की जाएगी, थोड़ी बहुत शुरुआत होगी इनको डेवलप करने की। तो फेज़ 3 जो है अकॉर्डिंग टू आर पालमेन दत्त, फेज़ 3 है फाइनेंशियल फेज़, ओके। और ये फाइनेंशियल फेज़ होगा 1860 से लेकर के 1947 तक। इस फेज़ के अंदर जो है ब्रिटिश क्राउन एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा कि बाकी इंग्लैंड के लोगों के लिए कि तुम भारत के अंदर इन्वेस्ट करो और फिर वहाँ से रिटर्न्स कमा के ले जाओ। तो ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा इस फेज़ के अंदर। इस फेज़ में ऑब्वियसली ड्रेन और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो हमें देखने को मिलेगा आफ्टर 1860 के पीरियड में कि फॉरेन कैपिटल को भारत के अंदर आने के लिए प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेगी हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा। हमें देखने को मिलेगा कि देयर इज़ इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज़, ऑल्सो दे यूज़ टू प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट, है ना। इंडियन गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो है वहाँ के लोगों से भी लोन लिया करती थी, है ना। बाकी टी प्लांटेशन में भी हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, और जूट मिल में भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी, कोल माइनिंग में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी हमें, और शिपिंग में भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। तो ये सब वो सेक्टर्स थे जहाँ पर इन्हें पता था कि हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो इसलिए इन सेक्टर्स के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश लोगों के द्वारा। तो अब एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होगी, है ना। हैशटैग आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत को और ज़्यादा निर्बल बनाओ और ज़्यादा कमज़ोर बनाओ। तो फाइनेंशियल फेज़ के अंदर जो है, जो अब फॉरेन कैपिटल भारत में आएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा जो है ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी भारत में। तो ब्रिटिशर्स जो है वो 10 रुपये इन्वेस्ट करते थे, है ना, और 100 रुपये कमाते थे उस इन्वेस्टमेंट पे। फिर 100 में से दोबारा 90 घर को ले जाते थे और 10 रुपये फिर से री इन्वेस्ट करते थे, है ना, और फिर से 100 रुपये कमाएंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इन्होंने भारत से पैसे कमाए हैं। तो ऑब्वियसली ये फ़ायदा इन्हें भारतीयों के खून पसीने से ही मिल रहा था। तो इस तरह से हमें नई टेक्निक्स, एक्ट्स और पॉलिसीज़ देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये लोग और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ज़्यादा पैसा कमाना यानी कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो यानी कि इनका रूल भी और ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा। तो बाकी तो इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट तो करते थे, पर अब जो है ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को स्टॉप कर देंगे भारत के अंदर आने के लिए। अब ये ज़्यादा सोशल चेंज की तरफ उतना ज़्यादा नहीं ओपनली वर्क करेंगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि सोशल कस्टम्स में ज़्यादा इंटरफेयर करने पर कैसे रिवोल्ट्स हो रहे थे। 1857 का रिवोल्ट भी अभी कुछ समय पहले ही हुआ था, है ना, 1860 से पहले। तो अब ये ज़्यादा डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे सोशल कस्टम्स के अंदर। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि आर पालमेन दत्त जो है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, और तो और ये गांधी जी के क्रिटिसाइज़र भी थे। ये गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करते थे, कहते थे कि गांधी जो है ब्रिटिश एजेंट हैं, ये जब भी मूवमेंट्स जो होती हैं वो अपनी पीक पर पहुंचने वाली होती हैं तो उस समय ही मूवमेंट्स को रोक देते हैं। तो इस समय पर हमने जैसे कि देखा रेलवेज़ वगैरह में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगी। तो अगर अब हम रेलवेज़ की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो रेलवेज़ का भारत के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज़्यादा रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत ही थोड़ा रहा है।
और जो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ भी वो भी इनडायरेक्टली हुआ है। एक्चुअल में ये ब्रिटिशर्स का कोई इंटेंशन नहीं था, ये अनइंटेंशनली होगा पॉजिटिव वाला इम्पैक्ट। खैर अगर हम बात करें कि क्या क्या हुआ है रेलवेज़ में, तो रेलवेज़ में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो रेलवेज़ का पर्पज़ ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का मेन पर्पज़ जो बनाने का था वो यही था कि ये इन्हें आसानी से रॉ मटेरियल सप्लाई मिल जाए। भारत के अंदरूनी हिस्सों से रॉ मटेरियल ले जाया जाता था रेलवेज़ के थ्रू भारत के पोर्ट्स तक, और फिर उन पोर्ट्स से जहाज़ों के थ्रू यानी शिप्स के थ्रू वो इंग्लैंड तक जाता था। साथ ही साथ रेलवेज़ का दूसरा पर्पज़ इनका ये था कि इंडियन मार्केट्स के अंदर जो हैं ये ब्रिटिश गुड्स को पहुंचा सकें, है ना। ब्रिटिश गुड्स को आसानी से इंडियन मार्केट्स के अंदर पहुंचाना भी रेलवे का मकसद था। कुछ जगह पर रेलवे का पर्पज़ हमें स्ट्रेटेजिक पर्पज़ भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगर कहीं पर रिवोल्ट हो रहा है तो ये लोग आसानी से अपनी सेना को उस जगह पर भेज सकें, ये भी एक पर्पज़ था रेलवेज़ का। तो रेलवेज़ का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला इंग्लैंड की हैवी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। इंग्लैंड की जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें इंडियन रेलवेज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि जो भी पटरियां बनाने के लिए लोहा आता था, नट्स आते थे, बोल्ट्स आते थे, वो सब इंग्लैंड से ही आता था, वो सब ब्रिटेन से ही आता था। नॉट अ सिंगल टूल वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सभी पार्ट्स जो हैं वो इंग्लैंड से लाए जाते थे, और इस वजह से भारत में रेल की पटरी बिछाने की कॉस्ट भी जो है वो 10 गुना अधिक तक बढ़ जाती थी। सब कुछ जो है हर पार्ट्स इंग्लैंड से आता था, यहाँ तक कि इनके इंजीनियर्स वगैरह वो सब भी इंग्लैंड के ही लोग होते थे। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, जबकि ये लोग ये क्लेम करते थे कि हम जो रेलवेज़ हैं वो भारतीयों की भलाई के लिए बना रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनके अपने सेल्फिश मोटिव्स थे रेलवे बनाने के पीछे। जितना भी रॉ मटेरियल भारत से ले जाया गया मोस्टली वो रेलवेज़ के थ्रू ही एक्सपोर्ट किया जाता था, और भारत के मार्केट्स में जितने भी ये इंग्लैंड के बने हुए प्रोडक्ट्स लाए जाते थे वो भी रेलवेज़ के थ्रू ही लाए जाते थे। और हमें कुछ जगह ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में ये बड़ी वाली ट्रेन नहीं चला पाए, उतना पॉसिबल नहीं हो पाया इनके लिए, तो उन जगहों पर फिर ये टॉय ट्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, वहाँ पर चाय के बागान थे, तो चाय के बागानों से चाय को ले जाने के लिए ऑब्वियसली इन्होंने फिर टॉय ट्रेन्स बिछाई, है ना। बाकी हमें ऊटी में भी साउथ के अंदर देखने को मिलेंगी टॉय ट्रेन्स, और हमें कालका शिमला में भी टॉय ट्रेन देखने को मिलती है। खैर कालका शिमला वाली स्ट्रेटजिक पर्पज़ से भी थी। बाकी कालका शिमला में, शिमला वाले रीजन में भी इन्होंने टी प्लांटेशन लगाने की कोशिश की थी, पर वहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से रेलवेज़ वगैरह का कंट्रीब्यूशन होगा इंग्लिश ट्रेडर्स की मोनोपोली क्रिएट करने में, क्योंकि अब जो है भारत के अंदर ब्रिटिश गुड्स की बौछार हो जाएगी। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ भारत की जो कि पहले से ही ट्रबल में थी, उनको जो है रेलवे के द्वारा फाइनल ब्लो दिया जाएगा। ओके, तो रेलवेज से जो है इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जबकि अगर हम भारत के अंदर बात करें तो भारत में तो इंडस्ट्रीज़ को नेग्लेक्ट ही कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। यहाँ तक कि ये अलाइड सेक्टर को भी डेवलप होने नहीं देंगे भारत के अंदर, यानी कि जो छोटी मोटी नट्स वगैरह की फैक्ट्रीज़ हैं वो तक भारत में एस्टेब्लिश नहीं होने दी जाएंगी। तो हमें देखने को मिलता है कि जो रेलवे ट्रैक है वो भी ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था, और जो इंजन्स है, मशीनरी है, वो सब भी इंग्लैंड से ही इंपोर्ट होता था। ओके, जबकि ये लोग ये क्लेम करते थे कि हम भारत के वेलफेयर के लिए ही रेलवेज़ को बना रहे हैं या फिर रेलवेज़ को बिछा रहे हैं। तो बाकी जो है एक और चीज़, अगर जो भारत में जैसे रेलवे बिछ रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछ रहे थे, तो उसमें इन्वेस्टर कौन था? उसमें इन्वेस्टर थे
इंडियन रेलवे में जो इन्वेस्टर थे वो थे, एक तो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, एक आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और दूसरे वहाँ के बिजनेसमैन थे, इनके बिजनेसमैन थे। तो इन लोगों को जो है सरकार द्वारा अश्योरेंस दी जाती थी कि आपको मान लो गारंटीड 5% डिविडेंड मिलेगा, आपको गारंटीड 10% डिविडेंड मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो इस बात की गारंटी दी जाती थी इनको कि आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे भारत में इन्वेस्ट करने पर। और ये रिटर्न्स या फिर हम कहें ये फ़ायदा कहाँ से होगा? ऑब्वियसली भारतीयों के खून पसीने से ये फ़ायदा होगा। तो इंडियन लोगों से जो टैक्स लिया जाता था, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी भारत से, उससे ही तो ये सब फायदा होना था इन लोगों को, है ना। तो एक और अगर हम देखें, रेलवेज का इम्पैक्ट जो है वो रहा है भारत के अंदर फेमाइंस पर। भारत में जो फेमाइंस आए उसके लिए भी रेलवेज बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी भारत के गाँव से जो है अलग अलग इलाकों से, इंटीरियर इलाकों से अनाज ले जाया जाता था पोर्ट्स तक, है ना, और वहाँ से फिर ग्रेन्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का, उसकी वजह से ही बंगाल के अंदर फेमाइन आया था उस समय पर 1940s में, है ना। उसने ही ऑर्डर दिए थे कि सारा जो अनाज है, राशन है, वो सब सैनिकों के लिए ले जाया जाए। तो बाद में लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं और इस वजह से ही बंगाल में फेमाइन आया और बहुत ही ज़्यादा लोग मारे गए थे इस फेमाइन के अंदर। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये लोग पीजेंट्स को एनकरेज करेंगे कि फूड ग्रेन्स की जगह तुम कैश क्रॉप्स लगाओ, है ना। तो कैश क्रॉप्स पर भी इन्होंने जो फोकस किया वो भी एक रीज़न था फेमाइंस आने के पीछे, क्योंकि फूड क्रॉप्स पे तो अटेंशन दे नहीं रही, इनका फोकस सिर्फ कैश क्रॉप्स पर था। बाकी रेलवेज़ के अलावा इन्होंने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। इनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में मेनली रेलवेज़ पर था और थोड़ा बहुत इरिगेशन पे था। इरिगेशन में भी इनका फोकस फूड क्रॉप्स वाले एरियाज़ में इरिगेशन के लिए नहीं था। ये थोड़ा बहुत जो इन्वेस्ट करेंगे इरिगेशन में, ये सिर्फ कैश क्रॉप्स के लिए करेंगे, क्योंकि यही कैश क्रॉप्स इनका रॉ मटेरियल का काम करेगी इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ के लिए, है ना। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा बहुत फोकस जो भी किया इरिगेशन में वो कैश क्रॉप्स पे किया, ओनली एंड ओनली कैश क्रॉप्स, एंड देयर रीज़न वाज रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ना कि फूड ग्रेन क्रॉप्स इंडिया के अंदर। ओके। और कुछ हमें अब पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है रेलवेज़ का। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो भी इनडायरेक्टली था। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना ब्रिटिशर्स की एम नहीं थी, ये बस हो गया, आप ऐसा समझो, रेलवेज़ के थ्रू हो गया ये पॉजिटिव इम्पैक्ट। जबकि मेन इंटेंशन तो ब्रिटिशर्स का ड्रेन ऑफ वेल्थ ही था, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे? भारत से रॉ मटेरियल ले जाना और साथ ही साथ भारत के मार्केट्स को फिनिश्ड गुड्स पहुंचाना। प्लस इनके स्ट्रेटजिक मोटिव्स थे ट्रूप्स मूवमेंट के, अगर कहीं पे रेवोल्यूशन या फिर हम कहें रिवोल्ट हो रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए ये फटाफट वहाँ पर सैनिक पहुँचा सकें, तो वो भी एक एम था रेलवेज़ का। पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। एक तो ये कि रेलवेज़ की वजह से क्या हुआ कि इट कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, भारत के अलग अलग हिस्से जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए। तो हुआ क्या, फिर रूरल एरियाज़ जो हैं वो सिटीज़ से कनेक्ट हो गए और सिटीज़ जो हैं वो रूरल एरिया से कनेक्ट हो गए। तो जब ये कनेक्शन बढ़ेगा तो फिर आइडियाज़ का एक्सचेंज भी होगा। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आइडियाज़ का एक्सचेंज भी होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे नेशनलिस्ट आइडियाज़ का भी एक्सचेंज होने लगेगा और धीरे धीरे इसका बेनिफिट नेशनलिस्ट आइडियाज़ के स्प्रेड होने में हमें देखने को मिलेगा और नेशनलिज्म की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो बाकी अगर आपको कभी रियल इंडिया देखना है तो आप रेलवे में जनरल कंपार्टमेंट के अंदर ट्रैवल करना, क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास एसी के अंदर ट्रैवल करोगे वहाँ पे सिर्फ आपको इंडिया दिखेगा, वहाँ पर आप भारत नहीं देख पाओगे। अगर आपको असली भारत देखना है तो कभी जनरल कंपार्टमेंट में भी ट्रैवल करके देखना आप लोग, है ना।
तो बाकी यही हुआ रेलवेज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट। एक तो ये कि कनेक्शन बढ़ा, है ना, अलग एरिया के लोग दूसरे एरिया में जा कर के एक दूसरे से मिल सकते थे। अगर हम गांधी जी का केस ही लें, गांधी जी बिना रेलवे के गांधी जी नहीं होते, क्योंकि इवन इन अफ्रीका में जहाँ पर उनको रेलवे से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वहाँ पर भी रेलवे की इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है। उनके साथ वो इंसिडेंट ट्रेन के अंदर ही तो हुआ था। और ऑल्सो भारत में आने के बाद भी अपने शुरुआती दौर में गांधी जी जब भी जो है इधर उधर ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे, और जनरल क्लास में ही ट्रैवल करते थे। वो गांधी जी हमेशा जनरल क्लास में ही ट्रैवल करते थे। तो इस तरह से देख सकते हैं हम, गांधी जी के केस में भी रेलवेज बहुत इम्पोर्टेंट रहे। और तो और रेलवे की वजह से जो है बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स और सोशल कस्टम को चैलेंज भी मिलेगा, है ना। ऑर्थोडॉक्स एंड सोशल कस्टम्स चैलेंज होंगे रेलवेज़ की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली लोग इधर उधर जाएंगे तो नए आइडियाज़ भी स्प्रेड होंगे, और नया लोगों का एक्सपीरियंस भी ट्रैवल करेगा उनके साथ। तो इस तरह से अगर कोई ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ हैं या फिर सोशल कस्टम्स है ऑर्थोडॉक्स टाइप के, उनको एक चेंजेस या फिर चैलेंज फेस करना पड़ेगा, अलग तरह के थॉट्स का, है ना, नए विचारों का चैलेंज उनको फेस करना पड़ेगा। बाकी emergence of nationalist feeling was also helped by railways, है ना। जैसा कि मैंने कहा कि नेशनलिस्ट आइडियाज़ भी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि अगर नेशनलिस्ट ट्रैवल करेंगे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तो ऑब्वियसली अपने साथ आइडियाज़ भी ले जाएंगे, है ना। जैसे हमें 1925 में काकोरी कांड भी देखने को मिलता है ना। 1925 में हमें काकोरी कांड भी देखने को मिलता है। काकोरी वाली जो जगह थी वहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने जो है ट्रेन लूटी थी, है ना। HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने ट्रेन को लूटा था। ये ट्रेन जो है ब्रिटिश ट्रेजरी की थी, है ना। ब्रिटिशर्स का जो खजाना ले जा रही थी ये, उसको इन लोगों ने लूटा था। तो इसमें फिर बहुत सारे लोगों को इन्होंने, अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा भी दी थी लूटने वालों को। बाकी इसको लूटने में चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, फिर उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए थे। बाकी अगर हो ना हो, चाहे ये इंटेंशन था नहीं था ब्रिटिशर्स का, पर थोड़ी बहुत तो एम्प्लॉयमेंट मिल गई लोगों को रेलवेज़ के अंदर, है ना। रेलवे जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था ब्रिटिश इंडिया के समय पर। बहुत अगर हम बात करें कि सरकारी जॉब्स के नंबर्स की, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था रेलवे ब्रिटिश इंडिया के समय पर। इवन टुडे ऑल्सो, आज भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवेज। तो इस तरह से जॉब्स भी मिली लोगों को। ऑब्वियस सी बात है, अब हर छोटी बात के लिए गोरा आदमी थोड़ी ना ट्रैक पर खुद जाएगा, है ना। नो डाउट कि इंजीनियर गोरा होगा, पर ग्राउंड पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर होगी रेलवे का काम करने के लिए, या फिर मान लो लाइनमैन है जो आपका, या वैसी छोटी मोटी जो पोस्ट हैं, वो तो भारतीय ही संभालेंगे ना। तो इस तरह से जो है रेलवेज़ ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की। बाकी ब्रिटिशर्स के समय पर प्राइवेटाइजेशन बेस्ड मॉडल था रेलवे के अंदर, प्राइवेट कंपनीज चलाती थी ट्रेन्स को। इवन टुडे, आज के समय में आप यूरोप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेट कंपनीज ट्रेन चलाती हैं। रेलवे ट्रैक जो है वो देश का होता है, गवर्नमेंट का होता है, पर ट्रेन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही चलाती हैं। वहाँ पर 3-4 अलग अलग कंपनीज की ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगी आपको यूरोप में। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रेलवे जो है अलग अलग जो है रोल प्ले करेगी। मेन रोल तो रेलवे के बनाने का ड्रेन ऑफ वेल्थ ही था। बाकी एक और चीज़ लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई नहीं, पर वो ये कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के केस में अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स एक चीज़ जो करते थे वो मैनिपुलेशन ऑफ करेंसी भी करते थे, है ना। मैनिपुलेशन ऑफ करेंसी करते थे ब्रिटिशर्स। इसमें ये क्या करेंगे, देखो ये करेंगे, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देंगे, डीवैल्यूएशन कर देंगे अपनी करेंसी की। डीवैल्यूएशन तब होती है जब सरकार खुद अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देती है ना। जबकि अगर मार्केट की वजह से, है ना, डिमांड और सप्लाई की वजह से, मार्केट की वजह से नेचुरली अगर
करेंसी की वैल्यू कम हो रही है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। पर अगर सरकार खुद अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर रही है तो उसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो जैसे सपोज़ के अगर कोई भारत के अंदर जो है सॉरी हम ब्रिटेन के अंदर मान लो कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है। ब्रिटेन में कोई एक्सपोर्टर है, वो भारत को टी शर्ट भेजता था मान लो कि $10 की, सॉरी 10 पाउंड की, है ना। 10 पाउंड की एक टी शर्ट भेजता था वो, ठीक है, एक टी शर्ट भेजता था। और 10 पाउंड जो है हम मान लेते हैं कि उस समय पर अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लें, सपोज़ कि 1 पाउंड जो है वो उस समय पर 10 रुपये के बराबर है, ठीक है, 10 रुपीज़। तो यानी कि भारत के अंदर कोई व्यक्ति जब वो टी शर्ट खरीदेगा तो वो 10 पाउंड के देगा, यानी कि 100 रुपये, है ना, 100 रुपीज़। अगर 1 पाउंड 10 रुपये के बराबर है तो 10 पाउंड की टी शर्ट के लिए वो 100 रुपीज़ पे करेगा, ओके। तो पर अब सपोज़ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रही है। अब वो कह रही है, उन्होंने डीवैल्यू कर दिया, अब जो है 1 पाउंड की वैल्यू हो जाएगी सपोज़ 5 रुपीज़, यानी कि उन्होंने पाउंड की वैल्यू कम कर दी, ठीक है। अब 1 पाउंड की वैल्यू अगर 5 रुपीज़ है तो जो है उसका जो एक टी शर्ट का दाम होगा भारत के अंदर वो कितना होगा, वो 10 पाउंड की टी शर्ट भेज रहा है ब्रिटेन से, ठीक है। तो यानी कि भारत के अंदर वही एक टी शर्ट खरीदने के लिए अब एक आदमी को देने पड़ेंगे कितने, 50 रुपये। तो यानी कि इस टी शर्ट का दाम भारत के अंदर सस्ता हो गया। अगर इस चीज़ का दाम सस्ता हो रहा है भारत के अंदर तो ऑब्वियसली लोग अब ज़्यादा खरीदेंगे ना इसको, है ना, क्योंकि सस्ती हो गई है टी शर्ट। सस्ती चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, है ना, मतलब आपको भी पता है सेल में कोई चीज़ मिल रही है तो आप लोग झट से टूट पड़ते हो, है ना। तो इस तरह से तो अब ये सस्ता हो गया तो यानी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे अब ब्रिटेन के, है ना। तो इस तरह से करेंसी डिवैल्यूएशन होने पर जो है एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, पर वहीं पर डिवैल्यूएशन का नुकसान होता है इंपोर्टर्स को, क्योंकि अब उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो अब अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम है, सपोज़ अगर मुझे अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, आईपैड इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो पहले मान लो मुझे $100 का आईपैड इंपोर्ट करना है और $1 जो है वो 10 रुपये के बराबर है अगर, तो आईपैड इंपोर्ट करने के लिए मुझे 1000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो अगर सपोज़ कि $1 अब जो है वो 20 रुपये के बराबर हो जाए, है ना, यहाँ पे यानी कि करेंसी की अब जो है डी वैल्यू हो रही है इंडियन रुपीज़ की अभी, है ना। अगर $1 पहले 10 का था, जब 10 रुपये का $1 था तो मुझे एक आईपैड जो कि $100 का आईपैड है उसके लिए मुझे देने पड़ रहे थे 1000 रुपये, है ना, 1000 रुपीज़। पर वहीं पे अगर $1 अब आपका $1 अगर 20 रुपये का हो जाए, ठीक है, तो अब मुझे $100 के देने पड़ेंगे 2000 रुपये। तो यानी कि अगर मैं इम्पोर्टर हूँ तो मेरा नुकसान होगा डीवैल्यूएशन से, और अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मेरा फ़ायदा होगा डीवैल्यूएशन से। तो ऑब्वियसली ब्रिटेन उस समय भारत से कुछ खास इंपोर्ट तो करता नहीं था एक्सेप्ट फॉर रॉ मटेरियल। मेन चीज़ तो उनका एक्सपोर्ट था ना। क्या एक्सपोर्ट करते थे वो, अपने फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते थे भारतीय मार्केट के अंदर। तो जो डीवैल्यूएशन की जाती थी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, तो उसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था एक्सपोर्टर को। तो ये थी बात डीवैल्यूएशन की जो की जाती थी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। बाकी एक दो क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ आपको पहले आ चुके हैं। एक तो 2017 के मेंस में आ चुका है क्वेश्चन कि एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल artisanal industry in colonial India
crippled the rural economy. Okay, examine how the decline of traditional artisanal industry in colonial India crippled the rural economy. तो हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो है आर्टिस्टों का जो डिक्लाइन हुआ था, उनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ही ख़त्म कर दिए गए थे, फिर उन्हें घुमा फिरा के वापस गांव में जाना पड़ा था। गांव में भी वो ऑब्वियसली एज अ लैंडलेस लेबर वर्क करेंगे। वही एक खेत जिसके अंदर पहले 5 लोग काम करते थे, अब उस खेत के अंदर 50 लोग काम करेंगे। तो इस तरह से रूरल इकोनॉमी इंडिया की क्रिपल हुई थी। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2014 के अंदर पूछा गया था, ये है एग्जामिन क्रिटिकली the various facets of economic policies of the British in India from mid 18th century till independence. Examine critically the various facets of economic policies of the British in India from mid 18th century till independence. आपको ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बताना है, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि क्या क्या और किस तरह की पॉलिसीज़ फॉलो की थी ब्रिटिशर्स ने फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी से इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली आप बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकें। ओके, तो अब हमने देखा अब तक कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट किया भारत के अंदर, है ना। कैसे इस कॉन्क्वेस्ट के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल चेंजेस लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, है ना। कैसे हमने देखा अलग अलग गवर्नर जनरल्स के रोल रहे, है ना। हमने देखा क्या चेंजेस किए उन्होंने इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो इसके साथ साथ ब्रिटिशर जो है भारत के अंदर जो सोशियो कल्चर फैब्रिक है उसमें भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर ये बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी में क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और इन बदलावों के प्रति भारतीय लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, किस तरह से रेबेलियन होंगे। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म जो ये लोग लाएंगे, ये लोग क्यों लाएंगे, ऐसा ये लोग क्यों करेंगे। क्योंकि दरअसल बात ये होती है कि अगर कोई कॉलोनी अपनी सोशल आइडेंटिटी क्रिएट करेगी, ठीक है, अगर कोई कॉलोनी अपनी सोशल आइडेंटिटी क्रिएट करेगी तो ये सोशल आइडेंटिटी इनको धीरे धीरे नेशनलिज्म की ओर ले जाएगी, है ना। और फिर ये कॉलोनी अपनी आज़ादी की डिमांड करेगी। तो आपको कॉलोनी के सोसाइटी के अंदर उनके लोगों के अंदर एक इमेज डेवलप करनी पड़ती है कि आप हमसे इन्फीरियर हो। अगर आपको किसी के ऊपर रूल करना है तो आपको उनके अंदर इन्फीरियोरिटी की भावना जगानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उनसे हमसे इन्फीरियर हो और हम आपसे सुपीरियर हैं, तभी आप इन लोगों पर रूल कर पाओगे। और इसी इन्फीरियोरिटी जो डेवलप करवाई गई थी भारतीयों के अंदर, उसके कारण हमें आज भी देखने को मिलता है ना। कई जगह सोसाइटीज़ में कोई पर्सन अगर इंग्लिश बोल रहा है तो ये मान लेते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक बंदा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, जबकि इंग्लिश क्या है, इट्स जस्ट लैंग्वेज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो एक लैंग्वेज है ये, उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। इसको कोई स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए अंग्रेज़ी भाषा को। तो इस तरह से एक सोशल आइडेंटिटी जो है कॉलोनी की, वो आपको चेंज करनी पड़ती है अगर आपको रूल करना है उस कॉलोनी के ऊपर। तो इसमें हमें अलग अलग टाइप्स की अप्रोचेस देखने को मिलेंगी अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है,
तो शुरुआती दौर में हमें जो है अर्ली 1800s में जो अप्रोच अपनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो थी ओरिएंटलिस्ट अप्रोच। ओके, इसको बोलते हैं ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच। तो शुरुआती दौर में ब्रिटिशर्स को डर था कि अगर हम सोशल चेंजेस लाएंगे भारत के अंदर तो हम लोग रिएक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट, है ना, हमें सोशल रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पुर्तगीज़ के केस में ये देखा हुआ था। पुर्तगीज़ ने गोवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। उसके बाद पुर्तगीज़ का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बुरा रहा, या फिर हम कहें वो स्टक होकर रह गए गोवा के अंदर ही। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने ये सब एक्सपीरियंस पुर्तगीज़ का देखा हुआ था, तो इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे शुरुआती दौर में सोसाइटी को बदलने के लिए। वो सोसाइटी को आउटराइटली चेंज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐसे करने से कई प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो इसलिए वो एक चेहरा इस्तेमाल करेंगे शुरुआती दौर में। ठीक है, ये चेहरा ये होगा कि ये लोग दिखाएंगे कि हम जो हैं वो आप लोगों के कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, हम जो है भारत के ट्रेडिशंस को स्टडी कर रहे हैं, भारत के पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा एक चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से स्कॉलर्स को बुलाएंगे, वो स्कॉलर्स आके इंडियन कल्चर को स्टडी करेंगे, है ना। तो देखिए भारत के केस में एक्चुअल में ये रहा है कि भारत ने लगातार एशियन टाइम से लगातार इन्वेजन्स झेले हैं, बहुत सारे इन्वेजन्स, है ना। ग्रीक्स ने किया था इन्वेड, अलेक्जेंडर, है ना, वो ग्रीक ही था। फिर पर्शियंस ने भी किया था। इंडो ग्रीक में हमें कुषाण का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। फिर बाद में हुन्स भी आए थे, है ना। हुन्स लेटर पीरियड में वो जैनिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। बाकी अरब्स आए, है ना, घोरी आया, गजनी आया। तो अरब्स और गजनी को छोड़ के बाकी सब जितने भी ये थे वो इंडियनाइज हो गए भारत में आने के बाद। पर अगर हम अरब्स की भी बात करें तो उन्होंने अपने कल्चरल आइडेंटिटी को रिटेन रखा, पर उन्होंने बहुत सारी इंडियन आइडेंटिटीज़ भी एक्सेप्ट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस्लाम के अंदर पूरी दुनिया में कास्ट नहीं है, पर भारत के अंदर इस्लाम में कास्ट है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कुछ ना कुछ इंडियन कल्चर के एलिमेंट्स आएंगे सभी के अंदर, जितने भी इन्वेडर्स आएंगे भारत के अंदर। पर ब्रिटिश जब 18वीं शताब्दी के पीरियड में जो हैं भारत में, वो अपने आप को कहेंगे कि हम भारतीयों से कल्चरली सुपीरियर हैं, हमारा कल्चर तुमसे सुपीरियर हो, इसलिए हम तुम्हें पढ़ेंगे, तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे, फिर तुम्हें हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था अंग्रेज़ों का वो क्लियर था, वो था सोशल कॉलोनाइजेशन, है ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अंग्रेज़ों का क्या था? सोशल कॉलोनाइजेशन। सोशल कॉलोनाइजेशन कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इनको एंग्लिसाइज करो, ये था उनका ऑब्जेक्टिव। इनको एंग्लिसाइज करो, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, ये भी इनका एक ऑब्जेक्टिव था, मिशनरीज़ का भी, है ना। तो ये लोग ये काम कैसे करेंगे? ये लोग ये काम ऐसे करेंगे कि इनको अपने ही इनके कल्चर के बारे में बुरी बुरी बातें बताओ, इनको बताओ कि तुम्हारे कल्चर में ये बुरे सोशल कस्टम्स हैं, और फिर ये बातें बोलकर एंग्लिसाइजेशन को जस्टिफाई करो। तो ये थी अंग्रेज़ों की अप्रोच उस समय पर। तो हमारे ही कुछ भारतीय एंशियन टेक्स्ट को ये रेफ़र करेंगे, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, कहेंगे कि मनुस्मृति में ये नेगेटिव बात है। तो ये लोग ऐसी टेक्स्ट का रेफरेंस देंगे जिनको कि एंशियंट इंडिया में भी उतना ज़्यादा सीरियसली फॉलो नहीं किया जाता था। इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है अराउंड 20 to 30% होता होगा, पर इतना भी ज़्यादा इनका जो है फॉलो नहीं किया जाता था इन टेक्स्ट को, लेटर और स्पिरिट के अंदर एंशियंट इंडिया में। तो इस तरह से वो अलग अलग स्कॉलर्स को बुलाएंगे भारत में, है ना। फिर ये ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे इंडियंस को कि तुम्हारे कल्चर में ये प्रॉब्लम थी, है ना। तो इस तरह से ओरिएंटल फेज़ की जो है शुरुआत होगी। ये जो ओरिएंटल फेज़ है आपका, ये आपका लगभग 1750 से लेकर के अर्ली 1800s तक रहेगा ये ओरिएंटल फेज़। इसमें ये लोग दिखावा करेंगे कि हम इंडियन कल्चर को स्टडी कर रहे हैं,
हम किसी प्रकार की सोशल इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। हम आपके ही कल्चर को पढ़कर आप उन्हीं आपके ही कल्चर के अकॉर्डिंग के लॉ आपके लिए लाएंगे, है ना। ऐसा ये लोग दिखावा करेंगे। हमने देखा कि कैसे वॉरेन हेस्टिंग ने जेन 2 लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि वॉरेन हेस्टिंग ने जेन 2 लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। उसने कहा कि ही सेड दैट नेटिव्स आर टू बी गवर्नड बाय देयर ओन कस्टम्स, हमें भारतीयों को भारतीय कस्टम्स के हिसाब से ही गवर्न करना है, ऐसा कहा था वॉरेन हेस्टिंग ने। तो इस समय हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें ओरिएंटलिस्टिक फेज़ में। तो ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन में हम देखेंगे कि 1781 में, है ना, बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर जो है मदरसा खोला गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा ही खुद, है ना। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश की जाएगी, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश की जाएगी 1784 में। 1794 में जो है जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज की स्थापना करेगा बनारस के अंदर, है ना, संस्कृत कॉलेज एट बनारस। तो इस तरह से ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर आप लोगों की बेटरमेंट के लिए आए हैं, हम आप लोगों के ही लॉज को, आप लोगों के ही कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, फिर हम उसको री इंटरप्रेट कर रहे हैं अपनी भाषा में, और फिर हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि हम आपके पॉलिटिकल मास्टर हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ये सबटल तरीके से करेंगे, है ना। सबटल तरीके से होता नहीं है कि मतलब ज़्यादा लाएंगे नहीं नज़रों के सामने, पर ये चीज़ करेंगे ये लोग। इवन आज की डेट में भी सबटल तरीके से कॉलोनाइजेशन होती है, अलग अलग तरीके से। आप देखोगे अब आजकल के जो बच्चे हैं वो, आप लोग जो है बर्गर खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना बाहर जाके। तो बर्गर क्या है, अमेरिकन ही तो है, ये कोई डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन तो नहीं है, पर ये सबटल तरीके से तो हो ही रहा है ना, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने डोमिनोज़ ने जो है इटली में खोल दी थी अपनी सारी बहुत सारी ब्रांचेस, और अब कुछ समय बाद फिर ये बंद भी हो गया क्योंकि इटली के लोगों ने बोला कि तुम हमको ही पिज़्ज़ा बनाना सिखाओगे, है ना। तो यही बात होती है। इस समय के पीरियड में और भी बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे चार्ल्स विल्किंसन जो है, चार्ल्स विल्किंसन जो है वो भगवत गीता को करेगा ट्रांसलेट। एक्चुअल में ट्रांसलेट भी नहीं करेगा, ये ट्रांसलिटरेट ही करेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो आपको इंटरप्रेट करना होता है ना। ट्रांसलिटरेट होता है एग्जैक्ट, आप बस उसका वर्ड टू वर्ड कर दो, अपनी भाषा में लिख दो उसको, वो ट्रांसलिटरेट हो गया। ट्रांसलेशन में तो आपको सोच समझ कर लिखना होता है, बल्कि इसने तो प्रॉपरली ट्रांसलिटरेट भी नहीं किया, मतलब बहुत सी गलत चीज़ें थी इसकी ट्रांसलिट्रेशन में, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे और भी बहुत सारी बुक्स वगैरह भी पब्लिश होंगी इस समय में भारत के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में। फिर इसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा ओरिएंटलिस्टिक फेज़ के बाद, वो अराउंड आपका 1813 के बाद होगा, है ना। जो सेकंड फेज़ होगा इनका वो आफ्टर 1813 होगा, 1813 से लगभग 1857 के पीरियड में होगा। तो इस फेज़ में हुआ ये होगा कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगी, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगी तो अब दो चीज़ों की डिमांड होगी यहाँ पे, एक तो हमें कि मार्केट एक्सेस चाहिए, है ना, दूसरा हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अब अगर आपको मार्केट एक्सेस चाहिए है, रॉ मटेरियल चाहिए है, तो अब इसके लिए तो अब भारतीयों की एंग्लिसाइजेशन करनी पड़ेगी ताकि आसानी से मार्केट एक्सेस मिल सके, आसानी से रॉ मटेरियल मिल सके। तो अब हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? हमें देखने को मिलेंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशल चेंजेस। ओके, तो ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशल चेंजेस हैं, इसी को हम कहते हैं एंग्लिसिस्ट अप्रोच, या फिर इसको कहते हैं ऑक्सीडेंटल अप्रोच। ओके, इसको कहते हैं ऑक्सीडेंटल अप्रोच। तो इसमें जो है बदलाव जो हैं वो दो तरीके से लाए जाएंगे, है ना। जो चेंजेस लाए जाएंगे वो चेंजेस जो हैं वो दो वेज से आएंगे, दो तरीक़ों से आएंगे। पहला ये कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड में जो है चेंजेस आएंगे
टॉप टू डाउन अप्रोच में, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी या फिर हम कहें टॉप डाउन अप्रोच होगी। तो इसमें क्या था, टॉप डाउन अप्रोच में जो भी विजिबल फीचर्स थे भारतीय सोसाइटी के अंदर, उन विजिबल फीचर्स को टारगेट किया जाएगा और उनको ज़रूरत से ज़्यादा दिखाया जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ों को बैन कर देंगे, सती को बैन कर देंगे, ठगी प्रथा को बैन कर देंगे, दूध पीती प्रथा को बैन कर देंगे, हेड हंटिंग को बैन कर देंगे, स्लेवरी को भी बैन कर देंगे। क्यों करेंगे स्लेवरी को बैन? क्योंकि इनको अपनी कैश क्रॉप्स के लिए लेबर चाहिए, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लेबर चाहिए, फिजी वगैरह में भी वहाँ पे कैश क्रॉप्स में काम करने के लिए इनको लेबर चाहिए। तो इस वजह से ये स्लेवरी को बैन करेंगे, है ना, विडो रीमैरिज को लीगलाइज करेंगे। तो ये सब चीज़ें करेंगे ये, पर इनका मेन इंटेंशन ये भी था कि भारतीयों को इन्फीरियर फील करवाया जाए और उनकी सोसाइटी के प्रति। ये चीज़ें जितनी एग्जिस्ट नहीं भी करती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, हाँ एग्जिस्ट करती थी कुछ कुछ जगह पर ये इस चीज़ को दिखाएंगे कि सिर्फ यही है पूरा भारत में सिर्फ यही नेगेटिव चीज़ें ही हैं और इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा दिखाया जाएगा। मिशनरीज़ को कहा जाता था कि तुम लोगों को अवेयर बनाओ, उनकी सोशल कल्चर के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में लोगों को और ज़्यादा अवेयर करो, ताकि वो लोग अपने कस्टम्स या फिर अपने कल्चर के प्रति जो है वो नकारात्मक भावना रखें। फिर साथ ही साथ इस पीरियड में इंग्लिश एजुकेशन दी गई। इंग्लिश एजुकेशन भी क्या थी? इट वॉज ऑल्सो टूल, ओके, इट वॉज अ टूल फॉर कॉलोनाइजेशन, ठीक है ना, ये भी कॉलोनाइजेशन का एक टूल ही था। और तो और बल्कि स्टेट जो है ये कुछ भारतीयों को ले लेगा, है ना, जो नई मिडिल क्लास उभर के आई थी इस समय पर, उसमें से ये कुछ भारतीयों को उठा लेगा और ये जो है ये लोग फिर कहेंगे कि अपन भी अंग्रेज़ हैं, है ना। जैसे हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे इस समय पर, राम मोहन रॉय देखने को मिल जाएंगे, हेनरी विवियन डेरिजो देखने को मिल जाएगा हमें इस समय पर, हेनरी विवियन डेरिजो। तो अब तक जो है इस तरह से ये भारतीयों का इस्तेमाल करेंगे सोशल चेंजेस लाने के लिए, या फिर हम कहें कि अपना एंग्लिसाइजेशन का एजेंडा प्रमोट करने के लिए भी ये भारतीयों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो 1850s तक हम देखेंगे कि ये सब जो बदलाव है ये भारतीय सोसाइटी को पसंद नहीं आएंगे। भारतीय लोग कहेंगे कि हम खुद इंटरनली चेंज होंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब भारतीय सोसाइटी के अंदर भी एनलाइटनमेंट होने की शुरुआत हो चुकी थी। आफ्टर 1857 जो है ब्रिटिश सरकार की हालत ख़राब हो जाएगी, है ना, 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार की हालत ख़राब हो जाएगी। फिर जो है उस समय पर क्वींस डिक्लेरेशन आएगी। क्वींस डिक्लेरेशन जो थी वो 1 नवंबर को 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ी जाती है। कहाँ पर पढ़ी जाती है? ये इलाहाबाद में पढ़ी जाती है पूरी भीड़ के सामने, जिसमें ये कहते हैं कि अब से जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो सोशल इश्यूज़ में इंटरफेयर नहीं करेगी। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इन्होंने 1857 के रिवोल्ट देख लिया था, इनकी हालत ख़राब हो गई उस रिवोल्ट से। तो फिर अब इन्होंने कहा क्वींस की डिक्लेरेशन में कि अब से हम भारत के सोशल जो इश्यूज़ हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बाकी सोशल चेंजेस की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर करना तो बंद कर देगी, पर इंडियन सोसाइटी के लोग जो हैं वो गाड़ी चालू रखेंगे। तो इस पीरियड के बाद जो है टॉप बॉटम अप्रोच नहीं होगी, इस पीरियड के बाद होंगे हॉरिजॉन्टल रिफॉर्म्स होंगे, ओके। इस पीरियड के बाद हमें हॉरिजॉन्टल रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अब डाउन स्ट्रेटा में भारतीय लोग खुद रिफॉर्म्स करने की शुरुआत करेंगे। इंडियन सोसाइटी कहेगी कि हमें ऊपर के लोगों की मदद नहीं है, हम खुद अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होगा। ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव जो था सोशल रिफॉर्म्स का वो तो कॉलोनाइजेशन था, है ना, पर इंडियन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो इम्प्रूवमेंट है भारतीय सोसाइटी की, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स। तो इन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ कौन होते हैं हमारे कस्टम्स में इंटरफेयर करने वाले। तिलक ने कहा था कि अंग्रेज़ कौन है जो
चाइल्ड मैरिज को बंद करेंगे, है ना। हमें पता है कि चाइल्ड मैरिज गलत है, हम खुद चेंज लाएंगे अपने अंदर। तो इस तरह से रिफॉर्म्स की शुरुआत होगी। ये सब रिफॉर्म्स हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब and like the video. Okay, thank you very much.